तो बच्चों हमने आपके साथ पिछले टर्म पे डिस्कस किया था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स चैप्टर 9 क्लास 8। तो उसमें मैंने काफी देर तक आपको बताया था कि कार्बन में एलोट्रॉप्स की प्रॉपर्टी होती है। एलोट्रॉप्स का क्या मतलब होता है ये भी मैंने आपको काफी देर तक समझाया था और आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स भी बना के दिए थे और बताया था ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। और फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों जनरेट होता है ग्रेफाइट में? क्योंकि एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच होता है तो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, इसलिए ग्रेफाइट क्या बन जाता है? गुड कंडक्टर। क्योंकि कंडक्टिविटी के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स होना कंपलसरी है, जबकि डायमंड में ऐसा होता नहीं। डायमंड में हर कार्बन 4 कार्बन से अटैच होता है, इसलिए उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो बच्चों इस तरह से आपने स्ट्रक्चर्स वगैरह देखे थे, इनके बीच में डिफरेंसेस वगैरह पढ़े थे। और बच्चों यहाँ से हम लोग अब आगे कंटिन्यू करेंगे और आगे जब हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं तो वो जो हम लोग आगे पढ़ेंगे वो आपका है डिफरेंसेस बेस्ड अपॉन प्रॉपर्टीज। यानी डिफरेंसेस हम लिखेंगे जरूर लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज पे डिफरेंसेस क्रिएट करेंगे। तो बच्चों सबसे पहला डिफरेंस डायमंड और ग्रेफाइट। ये तो बच्चों आप जानते ही हैं पहले से। ग्रेफाइट बेसिकली पेंसिल की लीड होती है, तो वो कैसी होती है? ब्लैकिश होती है, ठीक है ना। ग्रे ओपेक, ओपेक का मतलब बच्चों जो ट्रांसपेरेंट ना हो, ओपेक का मतलब जो ट्रांसपेरेंट ना हो उसको हम लोग ओपेक भी कहते हैं। तो कैसा होता है इसका जो कलर होता है वो होता है ब्लैकिश ग्रे ओपेक सॉलिड। तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं। कैसा होता है ये? तो एक बार बच्चों ध्यान से सुनिएगा, दिस इज ब्लैकिश। और बच्चों आप लोग को ब्लैक लोग तो वैसे ही बहुत पसंद है, तो इसका जो है वो है ब्लैकिश ग्रे ओपेक सॉलिड, ठीक है। क्या ये बात बच्चों आपको समझ में आ गई? ओपेक का मतलब क्या होता है? जो ट्रांसपेरेंट ना हो, मतलब अनट्रांसपेरेंट। डायमंड कैसा होता है बच्चों? कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट, है ना, तभी तो अच्छा लगता है जूम के। तो कैसे लिखेंगे? कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट। तो ये बच्चों आपका पहला डिफरेंस हो गया, इसको नाम देते हैं हम ए, दूसरा बी। उसके बाद जो बच्चों डायमंड होता है वो हमारी अर्थ क्रस्ट का हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है, ठीक है। लेकिन जो ग्रेफाइट होता है वो वन ऑफ द सॉफ्टेस्ट सब्सटेंस होता है, ठीक है, जिसको हम कहाँ पे यूज करते हैं? पेपर में मार्क करने के लिए, है ना। चलिए तो मैं यहाँ पे लिखता हूं हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। इसको हम लोग क्या कहते हैं? हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। क्यों हार्ड होता है? इसकी स्ट्रेंथ होती है, इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आपस में जुड़े रहते हैं और जब कार्बन कार्बन बॉन्ड्स जुड़ करके एक श्रृंखला बनाते हैं उस श्रृंखला को हम लोग कहते हैं कैटिनेशन, जिसकी वजह से यहाँ पे खूब सारे बॉन्ड्स आपस में जुड़ जाते हैं और ये मजबूत हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो बच्चों लैटिस स्ट्रक्चर होता है वो बहुत रिजिड होता है, उसमें यूनिफॉर्मिटी होती है, हर स्ट्रक्चर एक जैसा होता है और रिपीट होता रहता है। तो बाय द वे आप इतना ही याद रखिए अगर आपको स्कूल में डिफरेंस लिखना है कि हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, और ये क्या होता है? ये होता है वन ऑफ द सॉफ्टेस्ट सब्सटेंसेस। क्योंकि बच्चों हम लोग कहाँ यूज करते हैं इसको? पेपर में मार्क करने के लिए, मार्क्स पेपर, ठीक है, ओके। उसके बाद बच्चों जो डायमंड होता है इसकी डेंसिटी हाई होती है और ग्रेफाइट की डेंसिटी लो होती है। तो मैं यहां लिख देता हूं हाई डेंसिटी और इसकी डेंसिटी कैसी होती है? लो डेंसिटी। मेरे ख्याल से आपको समझ में आने लगा होगा। इसके अलावा बच्चों मैंने बताया था कि ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, तो डायमंड क्या होगा? पुअर कंडक्टर होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, लिख देते हैं वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आया? और इसमें क्या लिखते हैं? गुड कंडक्टर हो या वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। चलिए हो गया बच्चों, समझ में आ गया यहाँ तक। उसके बाद बच्चों ये तो जो अभी हमने डिफरेंसेस लिखी थी ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस लिखा था,
ये जो डिफरेंस लिखा था बच्चों, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में बेस बना करके मैंने डिफरेंस लिखा था। अब अगर आप यही डिफरेंस केमिकल प्रॉपर्टीज को बेस बना करके डिफरेंस लिखना चाहते हैं तो उसमें डिफरेंस और भी ऐड हो जाएंगे। तो आप ए बी सी डी ई करके आप लिख लीजिए, और ऊपर आइडेंटिफाई करने के लिए आप अलग से डाल सकते हैं फिजिकल डिफरेंसेस आपने अभी लिखे हैं, ठीक है। अब बच्चों कौन से डिफरेंसेस आप लिखेंगे? केमिकल डिफरेंसेस। क्या लिखेंगे? केमिकल डिफरेंसेस। तो बच्चों उसको खिसका के थोड़ा हम उस तरफ कर देते हैं, फिजिकल डिफरेंसेस। अब यहां पर हम क्या लिखने जा रहे हैं? केमिकल डिफरेंसेस। केमिकल डिफरेंसेस, ठीक है। और इस ई पार्ट को मैं लिखने जा रहा हूं। चलिए पहले अब बच्चों पढ़िए और देखिए ध्यान से कि आप केमिकल डिफरेंसेस में और कौन से डिफरेंस यहाँ पे अलाउ कर सकते हैं, बताइए। रिएक्टिविटी लिखा है कि डायमंड तो बहुत ही पुअर कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, तो ये बेसिकली केमिकली बहुत इनर्ट होता है, और होना भी चाहिए बच्चों डायमंड केमिकली इनर्ट। इनर्ट मतलब किसी से रिएक्ट नहीं करता है। और क्या बच्चों, तो ऐसा तो होना ही चाहिए ना डायमंड के साथ। अगर डायमंड ऐसा नहीं होता, सबसे रिएक्ट कर लेता होता, तो फिर उसको कानों में झुमके के रूप में पहनने का फायदा क्या होता? क्योंकि वो जो झुमका पहनते वो शाम तक आपका पूरा गंदा हो जाता है ना। तो फिर डायमंड वो किस बात का होता? तो डायमंड और गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर, इन सब की प्रॉपर्टी होती है, जल्दी गंदे नहीं होते, तभी तो महंगे होते हैं, है ना। तो इसकी रिएक्टिविटी सभी की क्या होती है? मोस्टली इनर्ट होती है। इनर्ट मतलब ये किसी से रिएक्ट नहीं करते। तो ये क्या है? डायमंड आपका केमिकली वेरी इनर्ट। क्या होता है? केमिकली वेरी इनर्ट, बहुत ज्यादा इनर्ट होता है। डज नॉट रिएक्ट विद मोस्ट ऑफ द केमिकल्स। डज नॉट रिएक्ट मोस्ट ऑफ द केमिकल्स। याद रहेगा बच्चों? इसमें क्या लिखाएगा? ये लिखेंगे स्लाइटली मोर रिएक्टिव देन डायमंड। ये डायमंड से ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। स्लाइटली मोर रिएक्टिव देन डायमंड। ये डायमंड से ज्यादा रिएक्टिव होता है। डायमंड तो बिल्कुल ही नहीं होता, लेकिन उससे ज्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों जो डायमंड होता है वो एयर में बर्न करता है, लेकिन 900 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए। यानी ऐसे समझ लो, मम्मी की ज्वेलरी को जलाने के लिए तुम्हें 900 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए। 900 डिग्री सेंटीग्रेड समझ रहे हो भाई? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो वाटर बॉईल होता है, वो तो आप देखते ही हो डेली। लेकिन 100, 200, 300, 400, 900 डिग्री सेंटीग्रेड जब करोगे, तब जाकर के वो जो तुम्हारा डायमंड है वो बर्न करना चालू कर देगा। समझ रहे हो? तो ये आपको समझ में आना चाहिए। और बच्चों डायमंड है क्या? वो कार्बन और हाइड्रोजन से बना ही कंपाउंड है। तो कार्बन हाइड्रोजन से बने हुए कंपाउंड को अगर आप बर्न करोगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि एयर में तो ऑक्सीजन होती है, तो वो क्या बनाता है? CO2। क्या बनाएगा? CO2। तो आप ऐसे समझ लो कि ग्रेफाइट तो बर्न नहीं होता है, लेकिन डायमंड बर्न हो सकता है एयर में। तो अगर आप टेम्परेचर याद रखना चाहो तो याद भी रख सकते हो। यहाँ पे लिख सकते हो बर्न्स, यानी कि जलता है। बर्न्स इन एयर at about 900 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। यहाँ पे बर्निंग इन एयर नॉट पॉसिबल। बर्निंग इन एयर नॉट पॉसिबल। यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं होता कि आप उसको ग्रेफाइट को जला पाओ। चलिए ठीक है बच्चों, तो ये इतने डिफरेंसेस काफी हैं। इतने डिफरेंसेस आप जरूर याद रखिएगा। ये डिफरेंसेस हैं बेस्ड अपॉन केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसके अलावा बच्चों जो हम लोग को और पढ़ना है वो आपके पास है यूजेस ऑफ डायमंड। बच्चों ये तो कोई भी लिख सकता है कि डायमंड और ग्रेफाइट का यूज हमें किस तरह से करना होगा, लेकिन फिर भी आप याद रखिएगा एग्जाम में आपको कम से कम दो दो यूजेस दोनों के पता होने चाहिए। तो सबसे पहले डायमंड के लिए अगर हम लिखना चाहें तो डायमंड के यूज आप सोच के हमको बताइए कि डायमंड के यूज हम क्या एक्सप्लेन करेंगे। तो डायमंड में लिखा होता है बच्चों कि डायमंड फाइंड्स
एप्लीकेशन एज द मोस्ट प्रीशियस एंड एक्सपेंसिव आइटम ऑफ ज्वेलरी। इसका यूज कहाँ पे किया जाता है? एज ए ज्वेलरी में। क्यों? क्योंकि इसमें चमक बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा बच्चों, डायमंड जो होता है हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है, तो हम इसको आयरन की कटिंग में, यानी कि लोहे को काटने में, आयरन की कटिंग में, ड्रिल मशीन में इसको हम यूज कर सकते हैं डायमंड कटिंग में। तो इसको मैं आपको लिख कर दे देता हूँ कि इसके यूजेस कहाँ हैं। तो डायमंड का क्या यूज हुआ बच्चों? पहला यूज आप बताइए। पहला यूज है इसका इन फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एक्सपेंसिव आइटम ऑफ ज्वेलरी। तो लिख सकते हैं इसका यूज हो गया द मोस्ट प्रीशियस एंड एक्सपेंसिव आइटम ऑफ ज्वेलरी। ठीक है, तो बच्चों यूज तो कोई भी लिख सकता है, यूज में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इसको ज्वेलरी की तरह यूज करते हैं। दूसरा यूज हम इसको ड्रिलिंग में, कटिंग में यूज कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं फॉर कटिंग ग्लास एंड अदर डायमंड्स। फॉर कटिंग ग्लास एंड अदर डायमंड। ठीक है, इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद डायमंड के बाद बच्चों आता है ग्रेफाइट। क्या आता है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को हमें किस तरह से यूज करना है वो भी आप समझ लीजिए। तो आप हेडिंग डाल दीजिएगा ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट में क्या है बच्चों, समझने की कोशिश करिए। इसमें लिखा हुआ है कि ग्रेफाइट को यूज किया जाता है एज अ लुब्रिकेंट की तरह। ये मैंने आपको पिछले टाइम पे बताया था कि हेक्सागोनल लेयर्स जो होती हैं आपस में एक दूसरे के ऊपर स्लिप करती हैं, जिसकी वजह से हम इनको स्लिपरी नेचर में हम यूज करते हैं, दैट इज लुब्रिकेंट। एज वेल एज हम इसको पेंसिल की लीड में यूज कर सकते हैं। तो आप इसके दो यूजेस लिख सकते हैं कि ग्रेफाइट कहाँ पे यूज हो सकता है? लीड ऑफ पेंसिल्स में। और इसके अलावा बच्चों कहाँ पे यूज हो सकता है? लुब्रिकेंट में। लुब्रिकेंट आप समझ रहे हैं ना, जैसे मशीन ऑयल, इंजन ऑयल, लाइक दैट, इन सब में ये यूज होता है। तो लुब्रिकेंट। ठीक है बच्चों, तो दो यूजेस आपको याद रखने होंगे। तो बच्चों मैंने आपको दोनों के दो यूजेस बता दिए। अगर आप चाहें तो और भी यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन इतने ही यूज आपके लिए कंपलसरी है। और मैंने जो आपको प्रॉपर्टीज बताई वो बहुत कंपलसरी है। इसके बाद बच्चों आपके चैप्टर में अभी बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। जब आप इसको पढ़ेंगे तो फिर इसके आगे, अभी आपने क्या देखा था? कार्बन की क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टीज देखी थी। ये सब बच्चों जो आपने पढ़ा था ना अब तक, ये कार्बन की क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टी थी। लेकिन कार्बन के पास एमोर्फस प्रॉपर्टीज भी होती है। क्रिस्टलाइन और एमोर्फस में तो आप डिफरेंस समझते हैं। क्रिस्टलाइन क्या होता है? मजबूत सॉलिड्स होते हैं। अमोर्फस क्या होता है? वीक सॉलिड होते हैं। क्रिस्टलाइन तोड़ने पे जल्दी टूटते नहीं है, एमोर्फस जल्दी टूट जाते हैं। तो जो हम लोग पढ़ेंगे, या आज या नेक्स्ट टर्म पे जब भी पढ़ेंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ेंगे अमोर्फस। क्या पढ़ेंगे? अमोर्फस एलोट्रॉप्स, ये पढ़ेंगे। तो अमोर्फस एलोट्रॉप्स कार्बन के कौन कौन से होते हैं? लिख लीजिए। दिस इज कोल, कोक, लैंप ब्लैक। लैंप ब्लैक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? सूट कहते हैं। ना याद रहो तो ऐसे कर लेना, तेनू सूट सूट करता, बस ऐसे करके याद रख लो। तो एमोर्फस एलोट्रॉप्स जो कार्बन के होते हैं वो होते हैं कोल, कोक, लैंप ब्लॉक एंड, जिसको हम सूट भी कह सकते हैं, सूट। चलिए ठीक है बच्चों, तो ये हम लोग को नेक्स्ट टाइम पे पढ़ना है। इसके अलावा बच्चों जो हम लोग और जो पढ़ेंगे वो भी अभी हम आपको बता देते हैं। हम लोग पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। क्या पढ़ेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। हेडिंग अभी से डाल देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या पढ़ेंगे? इसकी प्रिपरेशन। कार्बन डाइऑक्साइड तो सभी लोग जानते हैं CO2 होता है, इसकी प्रिपरेशन पढ़ेंगे क्योंकि इसकी प्रिपरेशन आती है। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रिपरेशन, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, और क्या पढ़ेंगे बच्चों? केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये सब बच्चों पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट टाइम पे। तो इतना हम लोग को पढ़ना पड़ेगा।
तो केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके यूजेस भी पढ़ेंगे बच्चों। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में काफी कुछ है आपके सिलेबस में, तो वो सब पढ़ेंगे। और जब कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा तो बच्चों उसके बाद हम लोग को कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में भी पढ़ना है। लेकिन सबसे पहले हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को पढ़ना आसान काम हो जाएगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए भी हम लोग यही सेम चीजें करेंगे, प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस, ठीक है। और उसके बाद बच्चों ये सब करते करते आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो यानी बच्चों इस चैप्टर में आपको बेसिकली करना क्या है वो आप समझ गए हैं। आपको डायमंड के, ग्रेफाइट यानी कार्बन के जो क्रिस्टलाइन एलोट्रोप है वो पढ़ना है, फिर अमोर्फस एलोट्रोप पढ़ना है, फिर आपको प्रिपरेशन पढ़नी है कार्बन डाइऑक्साइड की, और फिर कार्बन मोनोऑक्साइड की। इस तरह से बच्चों ये लेक्चर चलता रहेगा और आपके कोर्स का ये वाला जो चैप्टर है आपका, क्या नाम है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, वो आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक के लिए काफी है। धन्यवाद।